Hello and welcome. This is Samachar Pulse, and you are watching Daily Current Affairs. So today is 20 January. Let's begin. क्या कुछ important exam point of view से we will see here headlines first. देखिए जो न्यूज़ है वो अयोध्या से है। राम मंदिर की जो स्थापना राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फाइनल स्टेज पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। तो इससे संबंधित 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इससे संबंधित जैसे मोदी जी ने बताया है कि 11 डेज़ का उनको कुछ स्पेशल जो रिचुअल मतलब फंक्शंस है उसको प्रैक्टिस में लाना है, तो वो उसको कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अलग-अलग प्लेसेस पे जाना, अलग-अलग मंदिरों में जाना, जिसमें उनका काम भी है और ये जो मतलब पूजा वाला जो संबंधित चीज़ है, वो भी साथ ही साथ चल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मोदी जी तमिलनाडु के अंदर श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वहाँ पे गए। तिरुचिरापल्ली में ये टेम्पल स्थित है। देखो अब ये ना क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेंगे क्योंकि ये सब प्लेसेस न्यूज़ में है। तो पूछा जाए कि ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है कौन से स्टेट में, इस तरह के 4 एमसीक्यूज़ में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पे जो हमारे मोदी जी हैं उनको एक अलग सा मतलब एक पूर्ण कुंभ ओनर दिया गया। अब ये क्या होता है ये टर्म समझिए। ये मतलब जैसे कोई राजा या कोई महात्मा या कोई विशेष आदमी जब रंगनाथ टेम्पल में पहुंचता है तो उसको ये जो है मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो वो रिस्पेक्ट उनको दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पे जो बहुत सारे जो संबंधित संत थे, उनका जो प्लेसेस है, वहाँ पे उनको विज़िट करने का मौका मिला। एंड उसके बाद वहाँ पे जो क कम्ब भाषा में जो तमिल भाषा में जो रामायण लिखी गई है, कम्ब रामायण, उनका भी वाचन करने का और सुनने का उनको मौका मिलेगा। तो ये इसी क्रम में चल रहा है। राम मंदिर से संबंधित जो फंक्शंस हो रहे हैं, उसी क्रम में चल रहा है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, इसके अंदर जो डेटी है, जो लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति है, वो मूर्ति ना अ, ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है कि वो जो मूर्ति है, वो राम भगवान की फ़ैमिली की मूर्ति है। राम भगवान की जो माताजी थी और उनके जो वंश में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, ये वही डेटी है जिसको विभीषण जो है वो लंका ले जा रहा था उनसे माँग करके। तो उनके मतलब एक चिन्ह के रूप में, स्मारक के रूप में कि वो उनकी पूजा करेंगे। लेकिन रास्ते में ही तब उनके मन में विचार आता है कि तमिलनाडु में इसको स्थापित कर दिया जाए। और फिर तमिलनाडु में वो मंदिर तब से स्थापित हुई और वो मूर्ति वही मूर्ति है, ऐसा मान्यता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो एक स्पेशल मतलब क्या कह सकते हैं, रामायण से संबंधित अलग-अलग प्लेसेस में जाना और अलग-अलग जो चीज़ें हैं वो परफ़ॉर्म की जा रही। जैसे अभी माना ये जा रहा है कि रंगनाथ स्वामी के बाद वो मे बी रामेश्वरम की तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में ही है। और वहाँ पे जो नैनार संत हैं, जो शैव हैं, वैष्णव होते हैं, नैनार संत जो हैं, जो वैष्णव पंथ को फ़ॉलो करने वाले को नैनार कहा जाता था। तो नैनार का जो मतलब रिचुअल्स होता है उसको वो फॉलो करेंगे बिकॉज़ ये भी रामायण से जुड़ा हुआ ही सर्किट है। एंड चूँकि ये लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान राम जो हैं, तो इसलिए ये नैनार कल्ट का जो रिचुअल्स होता है उसको ही फॉलो करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हर राज्य में राम भगवान को लेकर के जो चीज़ें हैं या हर कल्चर में राम भगवान को लेकर के जो चीज़ें हैं उसको परफ़ॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अमित शाह जी के द्वारा अगले जो है 3 साल में नक्सल फ्री भारत करने की बात कही गई है। और ये बात इन्होंने कहाँ पे कही, ये सीमा सुरक्षा बल की 60वीं राइजिंग डे सेलिब्रेशन हो रही थी आसाम में, वहाँ पे ये बात कही गई है। ना यहाँ पे इन्होंने सभी जो हमारे सेंट्रल फोर्सेस सीआरपीएफ हो गए, चाहे हमारे जो बीएसएफ हो गए, एसएसबी हो गए, इन सब की जो योगदान है सिक्योरिटीज़ के मामले में, इस पे इन्होंने बल दिया। तो सीमा सुरक्षा बल जो है, आपको ध्यान में रखना है कि सीमा सुरक्षा बल हमारे यहाँ कब सेटअप हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ इन 1963। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जैसे बीएसएफ वगैरह हो गया तो ये आपको याद होगा 65 में ही 2 साल बाद बीएसएफ बना था। एक और चीज़ है, जैसे पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था तो बीएसएफ आई आईपी बन गया था।
ये बना था 71 के टाइम में। तो इस तरीके से कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आपको देखने हैं। साथ ही साथ एनसीसी का भी यहाँ पे जिक्र है, बिकॉज एनसीसी में जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए, सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूथ के अंदर एनसीसी की क्या योगदान है, क्या भूमिका है और कैसे एनसीसी को और डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने जो है इस पे एक मतलब जो फंक्शंस था एनसीसी का उसमें पार्टिसिपेट किया और इस पे इन्होंने बात की। तो एनसीसी जो है एज अ बॉडी न्यूज़ में है, तो एनसीसी आपका ध्यान में रखना है, दैट इज़ अ एनसीसी, दैट इज़ अ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और ये इसका फाउंडेशन 1948 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो सोशल मीडिया पब्लिकेशंस है ना, उसमें बहुत सारे फॉल्स न्यूज़, राम मंदिर से संबंधित बहुत सारे मैनिपुलेटेड न्यूज़ कंटेंट, ये सब चीज़ें पब्लिश हो रही। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है और किस चीज़ को जो है मतलब बंद करना है। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्ट की बात होगी कि कौन से एक्ट का वायलेशन होगा, राइट। यहाँ हम बात करेंगे कि जो हमारे अमित शाह हैं, ड्यूरिंग दी बीएसएस का जो मीटिंग था, 60 राइजिंग डे था, उस टाइम पे इन्होंने इंडो बांग्लादेश के साथ जिस तरह का बॉर्डर फेंसिंग हमारा हो रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में ओपन बॉर्डर है, बहुत सारे जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो राज्य हैं वो बिल्कुल एकदम ओपनली खेत के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में आया जा सकता है। तो उसको धीरे धीरे वहाँ पे क्या किया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है। तो उसी तरह से म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ भी फेंसिंग की जाएगी। हालांकि म्यांमार के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, बट फिर भी ना हम बात करेंगे एस जयशंकर की, जो कि युगांडा में मिले किनसे, जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। देखिए फ़िलिस्तीन का और इसराइल का वॉर चल रहा है, बट इंडिया का जो पोजीशन है वो डुअल स्टेट सॉल्यूशन पे है। इंडिया दो देश बने ऐसी मान्यता रखता है, यूएसए की जो डुअल स्टेट थ्योरी थी उसको सपोर्ट करता है। बट साथ ही साथ इंडिया ने साथ दिया स्टार्टिंग में इसराइल का, क्योंकि इसराइल पे एक अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तो इसलिए अटैक का हमने कंडम किया है। बट हम एज अ फ्रेंड इसराइल के साथ भी हैं, हम एज अ फ्रेंड फ़लस्तीन के साथ भी हैं। इन दोनों का आपस का क्या मामला है इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो नम की सबमिट हो रही है, नम की सबमिट यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट की सबमिट, उसमें हमारे एस जयशंकर प्रेजेंट थे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 दिवसीय का जो कार्यक्रम है वो है नाइजीरिया के साथ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 16th इंडिया नाइजीरिया जॉइंट कमीशन मीटिंग होने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे नाइजीरिया में कुछ और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि 3rd एडिशन ऑफ नाइजीरिया इंडिया बिजनेस काउंसिल, राइट, ये जो है इसकी मीटिंग भी होगी और साथ ही साथ यहाँ पे डिलीवरी की जाएगी स्पीच, विशेष तौर पे फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंस्टीट्यूट है नाइजीरियन इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर के मामले में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो काफ़ी अलग दिखते हैं। तो इनके जो व्यूज़ हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट वो वहाँ पे एक स्पीच डिलीवर करेंगे जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव होगा वहाँ के यूथ के लिए, इवन वर्ल्ड वाइड के लिए। और साथ ही साथ जो नाइजीरिया है वो हमारे महात्मा गांधी के स्ट्रगल से भी जुड़ा हुआ प्लेस है हिस्टोरिकली, तो वहाँ उन सब प्लेसों पे भी वो शायद विज़िट कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो नाइजीरियन और इंडिया का जो ट्रेडिशनल जो फ्रेंडशिप है उसको एंजॉय किया जाएगा, मतलब सॉर्ट ऑफ कुछ फंक्शंस होगा। तो इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया के साथ जो है हिस्टोरिकल, इंडिया के साथ ट्रेडिशनल, इंडिया के साथ इकोनॉमिकली, इंडिया के साथ जो है मतलब बायलैटरली नाइजीरिया कैसे संबंधित है, बस यही पॉइंट आपको पिक आउट करना है। नाउ हम देखेंगे कि जो इंडिया के एस जयशंकर जी हैं उनको फर्स्ट विजिट है नाइजीरिया के लिए, विच मतलब मतलब जब से ये दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशन हुआ है, ठीक है, तब से ये फर्स्ट विजिट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विजिट है ये काफ़ी ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है, बिकॉज दो देश के बीच में जब मल्टी नेशनल लेवल पे जब मीटिंग होती थी तो उतना विशेष इसका महत्व नहीं था, लेकिन जब इस मल्टीनेशनल ग्रुप से निकल के दो देश जो हैं आपस में अलग से मतलब
बायलैटरल रिलेशन स्टैब्लिश किए, तब से लेकर के अभी तक का ये फर्स्ट विजिट है, तो ये भी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है। ना हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें रिसेंटली फिर से हमें देखने मिला कि 5 जो मैथी कम्युनिटी के लोग हैं इनकी डेथ हो गई, और 2 जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई, बिकॉज़ ये कॉन्फ्लिक्ट जो कुकीज़ एंड मैथी के बीच में, मैथीज़ माइनॉरिटी एंड कुकीज़ मेजॉरिटी में है, बट दी हिली एरिया जो है वो अंडर आपकी कुकीज़ कम्युनिटी है, और जो वैली का छोटा सा रीजन है वो मैथी कम्युनिटीज़ के पास है। बट यू नो हायर विल बी द नंबर, हायर विल बी द वोट, एंड हायर विल बी द वोट, देन हायर विल बी द सीट, राइट। तो चूंकि मैथी कम्युनिटी के पास नंबर ज़्यादा है इसलिए उनकी सरकार वहाँ पे है, इसलिए बार बार मैथी गवर्नमेंट बोला जाता है। तो वहाँ पे ज़मीन का और जो वहाँ पे उत्पादन होता है ओपियम का, इसी के रेगुलेशंस के लिए ही वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अवैध तरीके से काम हो रहा है, कुकीज़ कम्युनिटी के ऊपर बैन लगाया गया। गवर्नमेंट, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इन मैटर को रिकॉग्नाइज़ कर रही थी, तो उनको ख़त्म करने की बात की गई, और कैसे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और हम कैसे यहाँ पे देख पाएँ कि जो कुकीज़ कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा जो हथियार यूज़ किया गया, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये हथियार उन हथियारों में से एक थे जो रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ हुआ था। समझ गए? आप समझ रहे हो इसका लिंक कैसे है, कि कैसे ब्लैक मार्केटिंग हथियारों की होती है जब 2 देश के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो वहाँ से इस तरह से स्मगलिंग होती है। तो आप समझ रहे हो इस लेवल की तैयारी हमारे यहाँ भी थी। एंड नाउ हम देखेंगे, ये बहुत बैड न्यूज़ है बिकॉज़ 22 तारीख को हमारे देश में इतनी बड़ी मतलब पैन इंडिया लेवल पे सेलिब्रेशन चल रहा है, और एक जो हमारा राज्य है वो अचानक से फिर इस तरीके से अब्रप्ट तरीके से क्राइसिस में है। हालाँकि क्राइसिस लंबा चल रहा है बट थोड़ी शांति तो थी इन बिटवीन। बात करेंगे गेम से संबंधित, तो 36 ओलंपिक गेम जो है इंडिया होस्ट करेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। कब कहा? जैसा कि मैं आपको कल बताई थी कि खेलो इंडिया जो गेम है वो तमिलनाडु से प्रधानमंत्री जी उसको फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया के स्टेट से इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो उसी स्पीच में उन्होंने कहा कि भारत के जो यूथ है उनको तैयार हो जाना चाहिए। 36 में, मतलब 2036 में, 36 में जो ओलंपिक गेम हमारा होने वाला है जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है। तो ये ग्लोबल लेवल पे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंडिया के अंदर तैयार हो रहा है। नाम अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो अपडेट दिया गया है उस पे बात करेंगे कि जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, राइट, कोरिया में। तो इस ओलंपिक के अंदर जो साहिल ठाकुर है वो हमारा फ्लैग बेरियर होंगे, और ये 4th टाइम ऐसा होगा कि भारत की जो प्लेयर हैं, भारत के जो यूथ हैं वो फ्लैग बेरियर होंगे। 16 साल के हैं ये, और ये जो है अल्पाइन जो मतलब स्कीपिंग वाला जो गेम होता है ना, स्केटिंग करते हैं जो स्नो पे, बर्फ़ पे जो स्केटिंग करते हैं, तो ये वही स्कीयर गेमर हैं ये। और ये भारत में हम देखेंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री ने जैसा कि बताया कि हिमाचल प्रदेश के ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश से पहले भी जो प्लेयर्स थे वो ऐसा कर चुके हैं। और यहाँ पे हम और देखेंगे कि ये हमारे लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंटली मतलब ग्रेस की बात है, ठीक है, एक तरह से एक लेगेसी की बात है, राइट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्रणॉय हैं, एच एस प्रणॉय, वो जीत चुके हैं, मतलब सेमीफाइनल जीत चुका है इंडिया, इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। यहाँ पे हमने कल डिस्कशन किया था कि किस तरीके से डबल में जो डबल्स प्ले जो होता है उसमें वो हमारी इंडिया की जो टीम है वो क्वालिफाई कर गई। साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल सिंगल गेम में भी ये क्वालिफाई हो गया, सेमी फाइनल पे आ गए। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो एच एस प्रणॉय है वो ना लास्ट टाइम पे ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन का जब हुआ था लास्ट, राइट। और अभी इनका बैडमिंटन में जो रैंक है वर्ल्ड स्तर पे वो दूसरे नंबर पे आ चुका है इस गेम के बाद। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे पड़ोस की कंट्री से है, और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है और पैनिक करने वाले भी न्यूज़ हैं कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड में एक 30 ईयर का जो पर्सन, सॉरी 18 ईयर का जो एक पर्सन है उसको 50 साल की सज़ा मिली है
मतलब सॉरी 18 ईयर नहीं, 13 ईयर, तो 30 ईयर का जो व्यक्ति है उसको 50 साल की सज़ा मिली है। और ये सज़ा एक्चुअली में 75 ईयर की थी, बट जैसा ट्रुप्स ने बताया कि चूँकि वो माफ़ी मांग लिया इसलिए सज़ा को 50 साल कर दिया गया। आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग। तो ये सज़ा हुई क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है वो थाईलैंड के जो रॉयल फैमिली के जो लोग हैं, जो किंग हैं, किंग रामा 10th, किंग दी रामा 10th, राइट। तो नाम तो रामा है बट कर्मा इज़ नॉट लाइक रामा। तो इनके जो अलग अलग कभी कभी अलग ही तरह के ड्रेस में नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल होते हैं इनके। बट ये फ़ोटो न्यूज़ के माध्यम से वायरल होते हैं। वहाँ के कोई पर्सन जो है उनको इस तरह से डिमीन नहीं कर सकता। अगर वो डिमीन करेगा तो उसको भी ऐसी सज़ा मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो पर्सन है इसको इसीलिए सज़ा मिली क्योंकि इसने सोशल मीडिया का यूज़ करके थाईलैंड के किंग को डिमीन करने की कोशिश की। वहाँ की जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो उनका लाइफ स्टाइल है ना, उसको हिस्टोरिकली जो चीज़ें हैं उनको मतलब सोशल मीडिया पे इंसल्टिंग वे में प्रेजेंट किया, ऐसा मानना है वहाँ की कोर्ट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वैसे वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है आज भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनिया, एक आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड नेशन है। काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है ये नेशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो वायरल हुई थी क्योंकि यहाँ के जो पीएम है, क्योंकि मोदी जी भी पीएम है और वो भी पीएम है, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इंडियन कल्चर में जैसे जो बड़े होते हैं उनका पैर छू के स्वागत किया जाता है, तो उस तरीके से इन्होंने भी जो है पैर छू करके ब्लेसिंग ली थी, इसलिए न्यूज़ में काफ़ी रहा था ये देश। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अ, ये जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जेम्स मरापे, राइट। तो इनके यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई है क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है वो कट कर दिया गया और उसके बाद लोगों को ये सैलरी पहुँची तो लोग जो है एकदम से रोड पे आ गए कि उनको लगा कि कुछ अलग तरह का टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दी है। और इवन वहाँ के जो पुलिस है प्लस जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं वो भी रोड पे आ गए और बहुत ज़्यादा मतलब एब्रप्ट तरीके से वहाँ पे बिल्डिंग्स तोड़े गए, बम ब्लास्ट और मतलब लूट पाट की स्थिति बन गई। कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट को, नॉर्मल प्रोटेस्ट को जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट था, अगेंस्ट सैलरी इंक्रीमेंट था, तो उसको वो लोग बहुत अलग रंग दे दिए। जिसको दूर करने के लिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट को सॉरी रिसफल किया है, मैंने मिनिस्टर्स चेंज किए हैं। और साथ ही साथ जो मुआवजा है, इकोनॉमिकली जो लॉस हुआ है बिजनेसमैन का, उनको देने की बात की है, रिलीफ पैकेजिंग प्रोवाइड करने की बात की है। तो मतलब एक कंट्री क्राइसिस से जूझ रही थी और अब और ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पे हो गया। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो कि जापान से आई है। जापान की जो मतलब फ्लैग कैरियर थी जापान में, जो फीमेल फ्लैग कैरियर थी, अपने आप में वो फर्स्ट फीमेल फ्लैग कैरियर थी। नेम इज़ मुसुको टोटरीज, राइट। तो मुसुको इट्स अ मिस्टुको टोटरी। तो ये जो थी बहुत पहले 1985 में ये फ्लैग अटेंडेंट थी और इनके सर्विस ज्वाइन करने के 4 महीने बाद वो जो मतलब एयरलाइन से वो क्रैश कर गया। काफ़ी डिवास्टेटिंग ये न्यूज़ थी। और उसके बाद से जो है मतलब ये अलग ही मतलब हो गई थी, बिल्कुल साइडलाइन कर दी गई थी एयरलाइंस की तरफ से। एंड मतलब आउट ऑफ दी मतलब बॉक्स इनको डाल दिया गया था। लेकिन 40 साल के बाद अच्छी न्यूज़ ये है कि उसी कंपनी ने यानी जापान एयरलाइंस ने फिर से इनको पूरे जापान एयरलाइंस का प्रेसिडेंट बनाया है। अब ये न्यूज़ इसलिए गुड न्यूज़ है बिकॉज़ ना जापान के अंदर फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती जॉब में। जेंडर गैप जो है वर्क में जापान का सबसे अधिक है, जबकि जापान जो है मतलब ग्लोबली इतना स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर का देश है। G7 से लेकर के G20 हर एक जगह पे वो प्रेजेंट है। बट फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो सिर्फ 13% और उससे बिलो है, मतलब लगभग इक्विवेलेंट टू 13% है। इवन वहाँ पे सेम पे का भी कंसेप्ट नहीं है, मतलब फीमेल अगर एक काम कर रही है और मेल वो काम करे तो मेल को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, फीमेल को कम सैलरी मिलेगी। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि 2030 तक वो फीमेल को इस तरीके से अपलिफ्ट करना चाहते हैं कि हर तीसरा जो गवर्नमेंट के अंदर हेड हो वो फीमेल हो, राइट। तो बड़ा मुश्किल है ये काम, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट हम देख पा रहे हैं कि ये सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ है। बट आप सोचिए कि कितना कल्चरली
पुअर माना जा सकता है और टेक्नोलॉजी में वो कितने हाई हैं, मतलब पुअर नहीं कह सकते लेकिन हाँ, ये पुअर ही हैं आज के डेट में इंटेलेक्चुअल वे से अगर हम देखें तो। इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की गवर्नमेंट, जो शेख हसीना गवर्नमेंट है, वो नहीं कर रही है, बल्कि जो उनके अपोजिशन की जो पार्टी है, दैट इज़ अ बीएनपी पार्टी, राइट। तो बांग्लादेश की ये पार्टी अपोजिशन की पार्टी है, इनके द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? बिकॉज़ इनको लगता है कि इंडिया जो है वो शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। इलेक्शंस में शेख हसीना जो 5th टाइम प्रेसिडेंट लगातार बनी, हालाँकि इन्होंने इलेक्शन से ही बायकॉट कर लिया था और बहुत सारे इश्यूज़ थे बांग्लादेश के अपने खुद के। तो इंडिया का प्रोडक्ट भी इन्होंने बायकॉट करने का एक कैंपेन छेड़ा है, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ मालदीव के साथ हमारा ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। तो इन बिटवीन ऐसे न्यूज़ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाउ हमने जो सबसे पहले जो हमने बात की थी कि कुछ गाइडलाइंस आए हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि के अंदर जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मंदिर जो बन चुका है, उसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं। हेट स्पीच सॉर्ट ऑफ फैलाया जा रहा है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, कोई मतलब प्रोवोकिंग ना हो, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट इसने गाइडलाइंस जारी किया कि इस तरह का कंटेंट ना दिखाया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 है, उसके तहत कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, कुछ वेरिफिकेशंस बताए गए हैं कि कहाँ पे कौन-सा किस तरह का जो चीज़ होगा वो मतलब प्रोवोकिंग माना जाएगा। हालाँकि ये आर्टिकल 19 का बिल्कुल भी वायलेशन नहीं है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे रील्स बना के डालते हैं ना, मंदिर वाला और ये वाला, वो वाला, वो ये उसके रिगार्डिंग भी बेसिकली है। तो उसके अंदर भी हमारा जो डिजिटल मीडिया एथिक्स का कोड है 2021, ये इसके तहत वहाँ पे गाइडेंस दिया गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ना यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और यहाँ पे देखिए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हमारी प्रिंट मीडिया, मतलब ये तो टीवी वाली मीडिया के हो गया, ये आपकी डिजिटल मीडिया के लिए हो गया, और जो हमारे न्यूज़पेपर है उसमें भी हेटेड आर्टिकल्स छापे जाते हैं, तो उसके लिए भी 1970 एक्ट के जो आपका एक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट, उसके तहत गाइडेंस जारी किया गया। ये ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं है।